साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, आप क्या कहेंगे ये अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नतीजे में जो इस वक्त ईरान की जानिब से एक रिटेलिएशन देखी जा रही है, ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कहां तक जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? आप जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये बड़े लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज इसलिए लग रहे हैं कि ये सबसे वाइटल बेस, खासतौर पे जो कतर का बेस है, जो यूएस बेसिड कतर है, जिसको अलबीद कह रहे हैं, अलबीद, ये तकरीबन कतर के मेन दोहा से 20 किलोमीटर तकरीबन साउथ वेस्ट पर है। और ये अमेरिका 2001 से इसको ऑपरेट कर रहा है। ये इसको तकरीबन इसको ऑफर किया गया था 90s में, जब खुद बिल्ड किया था कतर ने। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये से बड़ा है, प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है अमेरिका की। इसके फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है यूएस सेंट्रल कमांड के, जिसको सेंटकॉम कहते हैं। और इसे यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड, यानी एक तो सेंट्रल एयर कमांड है यूएस का, फिर एयरफोर्स का भी यही, फिर यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर भी यहाँ पर गया। और ये पूरे मिडल ईस्ट को मैनेज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। पूरे ऑपरेशन मिडल ईस्ट में, सेंट्रल अफ्रीका में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यानी इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और पर्शियन गल्फ, ये सब के लिए यही एरिया इस्तेमाल होता था। यहाँ पे एयरबेस पर एक काफी लेंथी रनवे है, तो 12,500 फुट के करीब, क्योंकि यहाँ पे इनके बहुत मोस्ट फ्रंट लाइन जहाज यहाँ पर मौजूद है। 15 है, F-22 जो जिसको हम कह रहे थे रैप्टर जो स्टेल्थ है, F-35 जो है वो है, फिर यहाँ पे एयरक्राफ्ट टैंकर्स हैं जो रिफ्यूल करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक वेपन है, और इनके तकरीबन 11,000 के करीब इनके फोर्स ट्रुप्स भी हैं इसी जगह पे। तो ये बहुत उनका नर्व सेंटर जो अमेरिका के इस रीजन में, इसको हिट किया गया है जी। खालिद साहब, अब इसके नतीजे में आपको नजर आ रहा है कि आगे से भी फर्दर रिस्पांस आएगा? क्योंकि अमरीकी सदर बार बार इस कॉन्फ्लिक्ट के आगाज से ही बार बार ईरान को तंबी कर रहे थे, धमका रहे थे कि ईरान की जानिब से कोई भी अमरीकी इंटरेस्ट को, अमरीकी एसेट्स को निशाना ना बनाया जाए, बिलखुसूस तमाम जो यूएस बेसिस है इसको निशाना ना बनाया जाए। और ईरान ने उस वक्त तक तो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जब तक अमरीका ने एक ऑपरेशन का लॉन्च बाकायदा ना किया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस वक्त ये हो रहा है कि ये दोनों मुल्क इसी में कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं कई दिनों से बात करता हूँ, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब जंग लड़ी जाती है तो एक कीमत बढ़ाई जाती है एक दूसरे पर, के अगर जंग होगी तो ये कीमत देनी पड़ेगी। तो दूसरा मुल्क यही करता है। आपने नोट किया होगा, इसराइल और इराक के दरमियान, ईरान के दरमियान भी कितने दिनों से यही चल रहा था। एक दूसरे को ज्यादा बॉम्बिंग टनेज ज्यादा बढ़ा रहे थे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहे थे, वेपन लीथल वॉरहेड बढ़ा रहे थे, लिथैलिटी बढ़ रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। फिर अमेरिका बीच में आ गया। तो ईरान के पास दो ही ऑप्शन थी कि या सिर्फ फोकस करे इसराइल पर और उन्हीं पर करे, और अमेरिका को ना इस पर टारगेट करे किसी तरीके से, या उसके इंटरेस्ट को ना टारगेट करे। लेकिन उससे उसका ये कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते थे कि ये ग्रांटेड लिया जा सकता था कि अगर ईरान पर हमला इसराइल करता है तो उसको जवाब देगा, और अगर वो नहीं करता या अमेरिका करता है तो फिर उसको जवाब नहीं दिया जाएगा। शायद ये ईरान ने एक रिजॉल्व शो किया है कि अगर कोई भी मुल्क हम पर हमला करेगा तो हम उसकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पूछ लेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, फिर उस पर भी ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो भी हिट बैक करे। और ये नेवर एंडिंग अभी लग रहा है एट द मोमेंट। ये बहुत सीरियस होती जा रही है, एस्केलेशन बहुत है। अमेरिका पहले इन्वॉल्व है, और उन्होंने ना सिर्फ यहाँ अटैक किया, इराक पर भी किया। तो ये इस रिटेलिएशन डेफिनेटली अमेरिका पर एक ऑब्लिगेशन सी बन जाएगी। और खालिद साहब, आप इसको एक वाइडर स्केल पर, एक रीजनल वॉर के तनाजुर में आप ये देख रहे हैं इस जंग को फैलता हुआ? जी, वो इसलिए कि देखिए, इराक, हालांकि कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के, और इराक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और इन्होंने इसीलिए बड़ा केयरफुल सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट किया है। लेकिन अमेरिका इन दोनों मुल्कों को भी चाहेगा और इनको भी झोंकना चाहेगा, ताकि एक ज्यादा प्रेशर ईरान पर माउंट हो जाए कि उन्होंने क्योंकि सॉवरेनिटी इराक की और कतर की पेनिट्रेट की है या उसको वायलेट किया है। तो वो इन मुल्कों को जरूर शायद देगा, इसराइल भी और अमेरिका भी, कि वो भी इन्वॉल्व हो जाएं और जाहिर है रिटेलिएट करें, और एक किस्म का एक जॉइंट फोर्स बनने की ख्वाहिश उनकी होगी कि ऐसी बन जाए जिसमें इराक भी इन पर हमला करे, कतर भी करे। और ऑब्वियसली आपको पता है फिर जो फाइनेंशियल होता है, जो बर्डन पड़ जाएगा इन दोनों मुल्कों पर पड़ेगा। खासतौर पर कतर को कहा जाएगा कि वो इस जंग को सपोर्ट करे, क्योंकि उसको हिट किया गया। हालांकि ये जो बेस है, तकरीबन कतर ने $8 बिलियन खर्च करके इसके हवाले किया हुआ है, मॉडर्नाइज करके इसको हवाले किया हुआ है। तो वो ऑलरेडी अमेरिका बड़ा बेनिफिट उठा रहा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उसमें कतर की जाहिर अपनी हुकूमत है, वो अपनी चाहेंगे हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, तो वो जाहिर है वो उनका भी शायद प्रेशर माउंट हो जाएगा, वो जंग में कूद पड़े।
खालिद साहब, डू यू फील कि जहां पर हम एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी प्रिपेयर होते हुए देख रहे थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल पे, जहां पर दीगर ममालिक थे, चाहे वो E3 हो, यूरोपीय यूनियन हो, वो तमाम डी एस्केलेशन पर जोर दे रहे थे, वो तमाम ईरान को इस पूरे जो उसकी जौहरी जो एम्बिशंस हैं उससे प्रिवेंट करने की तरफ जो है वो उस पर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे थे। अब ये मामला आपको उस कॉन्टेक्स्ट में नजर आ रहा है कि कोई डी एस्केलेशन की तरफ ये मामला या उस पर जोर दें, या ये फोरम्स जो हैं वो कोई किरदार अदा कर सके, फाल हो सके? देखिए, जब तक ये पैरेलल फोरम चल रहे हैं वो अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन जो मुल्क जंग में इन्वॉल्व होते हैं वो चाहते हैं कि जब भी जंग बंद हो वो फेवरेबल नोट पर खत्म हो, यानी वो उनके हक में हो, या ऐसी ओपिनियन बने या परसेप्शन ऐसी वो बना पाए कि वो विक्ट्री उनके हाथ में थी, यानी कि जीत वो रहे थे ताकि बाद में उनको नेगोशिएशन करने में आसानी हो। तो ईरान ने भी बेसिकली मुझे लगता है यही किया है कि हिट बैक किया है, ताकि अगर किसी तरह सीज फायर हो जाती है, रेजोल्यूशन हो जाती है, चाइना और रूस बीच में पड़ जाते हैं, तो ये ईरान के लिए आसानी हो टू नेगोशिएट, और दूसरे मुल्क जाहिर है दबाव में आएंगे कि ईरान ने भी हिट बैक किया था और उनको भी पेनल्टी दी थी, जिसकी वजह से इनको एक एडवांटेजेस पोजीशन होती नजर आ रही है। लेकिन आया ये सस्टेन कर पाएंगे, और या अमेरिका का जो रिटेलिएशन होगी उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, येट टू बी सीन, और वो कितना रिटेलिएट करेगा ये भी अभी देखना पड़ेगा। राइट, बट खालिद साहब, ये भी बात जरूर की जा रही थी और कुछ रोज से भी ये डिस्कशंस हो रही थी कि ईरान के पास जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं उसकी रेंज में ये तमाम गल्फ के जो यूएस बेसिस हैं गल्फ में, वो इसकी तमाम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की रेंज में हैं। ईरान के स्टॉक पाइल के हवाले से, क्योंकि जितने अब ये रोज हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को होते हुए, उसमें ईरान के स्टॉक पाइल पे भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये हजारों की तादाद में उनके पास मौजूद हैं, और बज़ाहिर इनकी जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं ये इसका इस्तेमाल इनकी जानिब से किया गया है इन अटैक्स में। देखिए, यही अब मुझे अंदाजा हो रहा है, और कुछ दिन से हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर भी रहे थे, बिकॉज ऐसी चीजें फॉर्मली अनाउंस नहीं होती कि ईरान के पास कितना स्टॉक पाइल है और कितना वेपन का स्टोरेज है। लेकिन ये जो उन्होंने नया डायमेंशन खोला है, ये एक इंडिकेटर है कि उनके पास कुछ ना कुछ अभी बैक एंड पे एक रीजनेबल स्टॉक है इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, वरना शायद वो ना खोलते। और आपने नोट किया होगा वो इसराइल पर भी कंटिन्यू किए हुए हैं बमबारी, अपनी अपनी जगह जो वेपन फेंक रहे हैं वो भी अपनी जगह चल रहे हैं। ये उन्होंने एक नया डायमेंशन खोला है। इससे मुझे इंडिकेटर ये मिल रहा है कि पॉसिबली ईरान के स्टॉक पाइल में काफी ज्यादा है, और जैसे मैं पहले भी एक दफा कुछ चैनल्स के बता रहा था कि शायद इसराइल के खिलाफ जो ईरान ने ये स्ट्रैटेजी की है वो कामयाब रही है कि उन्होंने शुरू में अपने निस्बतन सस्ते कम इफेक्टिव ड्रोन भेजे हैं, जिसको इसराइल ने बहुत सीरियसली लेते हुए उस पर बड़ा महंगा एयर डिफेंस को एक्सपैंड किया है, यानी डिप्लीट किया है। और जब तक उनको ये समझ आई है कि ये छोटे छोटे ड्रोन भेज रहे हैं जिसको हम हिट बड़े महंगे, अगर वो 200 मिलियन के भेज रहे हैं तो उनको 2 बिलियन खर्च करना पड़ रहा है, तो इनको वायबल ऑप्शन नहीं लगी ईरान को, और जब तक इसराइल को, और जब तक इसराइल को ये समझ आई है उन्होंने अब अपनी राशनिंग शुरू कर दी थी जो लेटली अटैक हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईरान का पोटेंशियल है, और ये कतर और ईरान को एंगेज करने का, तो इसका मतलब यही है कि उसने मैसेज दिया है कि मैं अभी गिव अप नहीं कर रहा, या नेगेटिव टर्म या अनफेवरेबल टर्म्स पर अभी नेगोशिएशन नहीं क्लोज करूंगा, मैं पॉजिटिव अपने हक में करके क्लोज करूंगा। और खालिद साहब, अमेरिका की जानिब से जो ये स्ट्राइक्स लॉन्च जब की गई और मुसलसल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को, और बाकायदा इसको बड़ा प्राउडली बताया भी गया कि जो इनरिचमेंट फैसिलिटीज थी उसको ऑब्लिटरेट कर दिया है टोटली एंड कंप्लीटली, ये किस हद तक डेंजरस है? क्योंकि अब अगर मजीद भी इस किस्म के अटैक्स अमेरिका की जानिब से अब नजर आएंगे तो ये किस हद तक खतरे का बायस होगा इवन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? देखिए, ये बहुत डेंजरस होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसराइल अब ईरान में ये देखना है कि वो कितना हिट बैक ले सकता है, उसका अपना स्टेमिना कितना है ये रिटेलिएशन लेने का। और जब ये वो जाहिर है वो देखेंगे कि हमारे पास अगर स्टेमिना है रिटेलिएशन लेने का, या फाइट बैक हम कर सकते हैं, या उन्होंने अपने मिसाइल महफूज इस तरह कर रखे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो वही उनको ट्रिगर करेगी कि वो अपने आप को इस पे एंगेज रखें कंटिन्यूसली। और खालिद साहब, एक और भी जो मोस्ट पावरफुल एक डेटरेंस टूल ईरान के पास जो समझा जाता है उसके पास है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। आपको किस हद तक ये लगता है, क्योंकि अब कंप्लीटली उसके ऑप्शंस, अगरचे ईरान के पास काफी ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये ऑप्शन भी क्या रूल आउट नहीं किया जा सकता कि किसी भी पॉइंट पे ईरान इस चोक पॉइंट को ब्लॉक कर सकता है? जी, ब्लॉक करना देखिए टेम्परेरी करना और होता है, लेकिन अगर वो परमानेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए ईरान को बहुत बहुत ज्यादा मैसिव एफर्ट चाहिए, जो उसके पास मेरा नहीं क्या, खासतौर पे उनकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है। तो इन हालात में आपके सामने ही है कि जिसकी एयरफोर्स नहीं होती वो वॉर को अपने फेवर में टर्न उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ईरान की क्योंकि एयरफोर्स कमजोर है,
what I see कि वो अभी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये क्लेम भी करेंगे कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक करेंगे, मुझे लगता नहीं कि वो सस्टेन कर पाएंगे अगर वो टेम्पररी ब्लॉक कर भी ले। राइट। और खालिद साहब, चूंकि अमेरिका के इन हमलों से कबल ईरान की तरफ से किसी भी यूएस बेस को टारगेट ना करना, वो हमें उस वक्त क्या बता रहा था? क्या वाकई में ईरान इंटरेस्टेड था? और गुज़िश्ता रोज़ तो उनके ईरानी जो वजीर खारजा है, उन्होंने ये बात कही कि निगोसिएशंस चूंकि हो रही थी और फिर इजराइल ने हमला कर दिया, फिर निगोसिएशंस गुज़िश्ता हफ्ते हो रही थी और अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया गया, तो कोई भी डिप्लोमेसी के जो प्रॉस्पेक्ट्स है अब ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं? नहीं, ये दुनिया में जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि ये डिप्लोमेसी की ही एक स्टैंडर्ड वर्जन होती है जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और उसमें नेगोशिएशन पर लाना भी मकसद होता है और फेवरेबल कंडीशन पर लाना ही मकसद होता है। और ये डिसेप्शन टेक्निक दुनिया का हिस्सा बन चुकी है कि कहा कुछ जाएगा, दिखाया कुछ जाएगा, मारा कुछ जाएगा। तो ये नेचुरल है दूसरे मुल्कों के लिए कि ये करते कुछ हैं, और लेकिन हिट बैक अनअवेयर पकड़ना चाहते हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम डैमेज हो, और ये भी चाहते हैं कि जब तक वो इस हद तक ना सबसर्विएंट या मजबूर कर दे उस मुल्क को, सीज फायर भी ना हो। तो ये दोनों मुल्क कोशिश करते रहते हैं। ईरान की भी यही कोशिश है और अमेरिका और इजराइल की भी यही कोशिश है। और अब आपको नजर आ रहा है मौजूदा इस रिस्पांस और इस रिटेलिएशन के तनाजुर में जो अमेरिका और इजराइल परहैप्स जो गोल्स अचीव करना चाह रहे थे, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे थे, उससे बहुत दूर ईरान जो है वो फर्दर अपने जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं उसको परस्यू करने के लिए उसको एक्सेलरेट करता हुआ नजर आएगा। जी, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ईरान अपने ऑब्जेक्टिव्स पर चल रहा है और वो जाहिर है अमेरिका और इजराइल तो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ईरान उसमें रुकावट खड़ी करना चाहता है कि वो इतनी आसानी से ना कर पाए। और खालिद साहब, आपको ये भी एक जो ब्रॉडर एजेंडा है उसमें आपको नजर आ रहा है कि ये एक तमाम तर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो हमले हो रहे हैं, जिसको बाकायदा तौर पे अमेरिका ने भी अब बराह रास्त इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा डालकर इस बात को साबित कर दिया है कि ये तमाम कुछ जो कुछ हो रहा है वो रजीम चेंज के लिए हो रहा है। देखिए, रजीम चेंज तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हम रजीम चेंज में शायद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी रिवाइव किए हैं अपने, और आपके सामने ही है कि वो अब वो कह रहे हैं कि हमने तो रजीम चेंज के लिए हमला नहीं किया, हमने तो न्यूक्लियर के लिए किया। तो ये जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर गोल्स भी रीएसेस होते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी होते रहते हैं, स्ट्रैटेजी भी चेंज होती रहती है, और एक दूसरे को साइकोलॉजिकली जाहिर है वो स्विच ओवर भी किया जाता है। राइट। और खालिद साहब, साथ साथ चूंकि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, पाकिस्तान ने भी बहुत पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत की जो इजरायली एग्रेशन है, ऑल्दो वी डिड नॉट नेम यूएस जो उनकी जानिब से हमला किया गया, लेकिन जो रीजन में आपको जिस तरह से नजर आ रहा है, चाइना है, दीगर ममालिक हैं, इनका आप क्या रोल देख रहे हैं इस पूरे तनाजुर में? अभी तक तो चाइना का और रशिया का बड़ा केयरफुल रोल है, कोई ऑल आउट अलायंस नहीं बन रहा, कोई थ्रेट नहीं हमने यूज किया, और मुझे नहीं आइडिया कि ये किस हद तक चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि वो ऑलमोस्ट वेल गार्डेड और बड़ा केयरफुल किस्म का अमेरिका को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि वो अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहते, और जाहिर है वो चाहते हैं कि उनकी एक रेलेवेंस चाइना की और रशिया की रहे भी ईरान के साथ, लेकिन मीनिंगफुल मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो इंटरफेयर कर पाए, या अभी तक तो नहीं किया। लेट्स होप अगर वो आइंदा दिनों में कर पाते हैं। और खालिद साहब, आपको ये लग रहा है कि अमेरिका को डे वन से इस बात का एहसास था, इस बात का खदशा था कि ईरान की जानिब से, एंड ईरान इज अ कंट्री दैट स्टूड वेरी फर्मली डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस जो कि इतने दहाइयों से वो खड़ा था, अमेरिका ये बात असेस कर रहा था कि रिटेलिएशन ईरान की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ दीज अटैक्स ऑन इट्स बेसिस ये आएगा जरूर। जी, डेफिनेटली उनको प्रिपेयर तो होना चाहिए भी था और होना भी चाहिए था, और उनको एक्सपेक्टेड होना भी चाहिए कि ईरान को फिर मैनेज करना मुश्किल। इजराइल के खिलाफ भी उसकी एग्रेशन देख ले, उसने बड़ा बेफिटिंग जवाब दिया, प्रॉम्प्ट दिया, बड़ा फोकस दिया और बड़ा लीथल दिया और कंटिन्यूस दिया। तो अमेरिका को ये तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि ये अनअटेंडेड नहीं जाएगा, ये उसको जरूर वो करना चाहेंगे वो। राइट। और खालिद साहब, ये जो प्रॉक्सी वॉरफेयर की बात की जाती है, हमारे साथ मौजूद थे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी जिस हवाले से वो बता रहे थे ईरान ने एक बहुत ही एक वाइटल बेस कतर दोहा में अमेरिका की जो मौजूद है इसको निशाना बनाया है, और ये बेस जो है वो ऑपरेट कर रही थी अमेरिका की सिंस 2001 से ये बेस ऑपरेट कर रही थी अमेरिका की कतर में, और इसको निशाना बनाया है। और ये बिल्कुल खदशात रूल आउट नहीं किए जा सकते थे कि ईरान की जानिब से इस किस्म के मूव्स जो है वो देखे जा सकते हैं। अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करने के बाद ये रिटेलिएशन ईरान की तरफ से एक्सपेक्टेड था। ईरान अगरचे अपने एक मुकर्रर
मुकर्ररा वक्त पे रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्ड करने में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एक तवील अरसा ईरान ने नहीं लिया। ईरान ने फ़ौरन इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया है, जहां पर अमेरिका ये दावा करता है कि उसने ईरान की जो इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं एट नेटन्स, एट फोर्डो, एट इस्फहान, उसको कंप्लीटली तबाह कर दिया, ऑब्लिटरेट, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ऑब्लिटरेट कर दिया गया कंप्लीटली एंड टोटली। ईरान ने अगरचे उसको उसकी तरदीद की ये कह के कि अमेरिका जो है उसने कोई डैमेज जो है वो एग्जैजरेटेड एक बयान था अमेरिका की सदर की जानिब से, और अगरचे इन हमलों में जो इजराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पे हमले किए गए उसके नतीजे में तकरीबन 400-450 से ज़ायद जो शहादतें हैं